धमाका। आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था और रह रहकर गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हो रही थी। शून्य लोक में एक जानलेवा आभा व्याप्त थी, जिससे दुनिया दमनकारी लग रही थी। लग रहा था कि जल्द ही मूसलाधार बारिश होने वाली है। धप धप धप। बाहरी इलाके से अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और फिर एक गाड़ी अमरावती शहर के द्वार से बहुत तेज गति से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। यही वह गाड़ी थी जिसमें यश सवार था। अमरावती शहर से निकलने के बाद गाड़ी ने खुलेआम सीधा रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि वह एक घुमावदार छिपे हुए छोटे रास्ते की ओर बढ़ गई। आखिरकार उसे हेमंत और गोस्ट ओल्ड के पीछा से बचना था। सीधे रास्ते पर चलने से उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था, इसलिए छोटा रास्ता ज्यादा सुरक्षित था। वे सचमुच भूतों की तरह हैं। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती गई, तेजी से कई मील तय करती हुई अमरावती शहर से दूर होती चली गई। यश, जो गाड़ी के अंदर पालथी मारकर बैठा था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलीं और सामान्य होने से पहले उसकी गहरी आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। गाड़ी रोको, यश ने धीरे से कहा और तेज गति से चलती गाड़ी तुरंत रुक गई। फिर वह उठा और गाड़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी चला रहे दो मैरियड ट्रेजर कॉमर्स रक्षकों ने सम्मानपूर्वक यश की ओर देखा और पूछा, युवा मास्टर यश, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? धन्यवाद भाइयों, आप मुझे यहाँ छोड़ सकते हैं, मैं बाकी रास्ता खुद चल सकता हूँ। यश गाड़ी से कूद पड़ा और दोनों रक्षकों का धन्यवाद करते हुए अपने हाथ जोड़े। ठीक है युवा मास्टर यश, कृपया अपना ध्यान रखना। दोनों रक्षकों ने विनम्रता से बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तुरंत गाड़ी लेकर भागे, मुड़े और धूल उड़ाते हुए पलक झपकते ही गायब हो गए। ये दोनों मैरियड ट्रेजर कॉमर्स रक्षक अच्छी तरह जानते थे कि यश ने किसे उकसाया था। भाटी परिवार के युवा स्वामी हेमंत और एक इनेट दायरे के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ गोस्ट ओल्ड। अगर वे इन दोनों के हाथों पकड़े जाते तो उन्हें डर था कि वे बच नहीं पाएंगे। पहले आदेशों के कारण उन्हें गोली खानी पड़ती थी, लेकिन अब जब यश ने उन्हें जाने के लिए कहा तो वे स्वाभाविक रूप से तुरंत भाग गए। गाड़ी के नजरों से उझल होने के बाद यश की निगाहें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। उसने जानबूझकर या अनजाने में एक खास दिशा में देखा, फिर व्यंग्य किया। उसका शरीर एक शिकारी तेंदुए की तरह लहराया, जो तुरंत एक काली परछाई में बदल गया और दूर घने जंगल की ओर तेजी से भागा। लगभग 5-6 मिनट तक तेजी से दौड़ने के बाद यश को पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर भाग गया था। वह घने जंगल के बीच एक खुले मैदान में रुका और एक शांत आवाज सुनाई दी, बाहर आओ। मैं सोच रहा था कि इस बच्चे का व्यवहार इतना अजीब क्यों है। पता चला कि उसने हमें बहुत पहले ही खोज लिया था। यश के शब्द निकलते ही एक हल्की सी हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी, उसके बाद हवा के फटने की आवाज आई। कुछ ही देर में यश से कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ पर दो काली आकृतियां उतर आईं और उसे चंचल बिल्ली और चूहे वाले अंदाज में देख रही थीं। ये दो काली आकृतियां कोई और नहीं बल्कि हेमंत और गोस्ट ओल्ड थीं, जो लगातार उसका पीछा कर रहे थे। गोस्ट ओल्ड ने आसपास के नजारे का जायजा लिया और भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, छोटे कमीने, तुम्हारी समझ वाकई अच्छी है, जो तुमने कब्रिस्तान के लिए इतनी भूगर्भीय रूप से शुभ जगह ढूंढ निकाली है। हे, यहाँ का नजारा वाकई बहुत अच्छा है, किसी कब्रिस्तान के लिए बिल्कुल सही। हालांकि आपके विचार मेरे विचारों से थोड़े अलग लग रहे हैं। यह कब्रिस्तान मैंने अपने लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए तैयार किया है। क्या आप संतुष्ट हैं सज्जनों? यश को बहुत पहले ही आभास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि उसने उनके आकार नहीं देखे थे,
फिर भी वह अपने पैरों की उंगलियों से अंदाजा लगा सकता था कि कौन उसका पीछा कर रहा है। इसलिए गोस्ट ओल्ड और हेमंत को देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। हमारे लिए कब्रिस्तान तैयार है? हाँ हाँ। यश की बातें सुनकर गोस्ट ओल्ड थोड़ा रुका, फिर जोर से हंसा मानो उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। यश को तिरस्कार और व्यंग्य से देखते हुए, छोटा कमीना, तू तो बस एक अर्जित लोक की चींटी है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू स्वर्ग के विरुद्ध जाकर दो जन्मजात लोक के विशेषज्ञों को मार सकता है? तू सचमुच बहुत ज्यादा कल्पनाशील है। यश ने भौहें उठाईं और शांति से मुस्कुराया, चाहे तुम मानो या न मानो, आज तुम दोनों स्वामी और सेवक हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए नियत हो। छोटे कमीने, कितने अहंकारी शब्द! भूत बूढ़ा गुस्से से बोला। एक अर्जित लोक की चींटी द्वारा इतना कम आका जाना सचमुच अपमान था। इस समय उसके बगल में खड़ी हेमंत ने अधीरता से कहा, भूत बूढ़ा, मेरा समय कीमती है। इस अर्जित लोक के कचरे पर शब्द बर्बाद करना बंद करो। इसे जल्दी से मार डालो और मेरा पाताल लोक का फल वापस ले आओ। हाँ युवा स्वामी। भूत बूढ़ा ने सिर हिलाया, फिर उसका मुरझाया हुआ शरीर कांप उठा और जन्मजात सुरक्षात्मक आभा की लहरें ठंडक के उतार चढ़ाव से भरी हुई भयंकर गर्जना के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखें, जो भयानक हत्या के इरादे से भरी थीं, यश के शरीर पर कसकर टिक गईं और वह गुर्राया, यह बूढ़ा अब देखेगा कि तुम एक साधारण अर्जित लोक साधना के छोटे कमीने एक जन्मजात विशेषज्ञ को मारने का दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। फुसफुसाओ। दिल दहला देने वाला चील का पंजा। जैसे ही ठंडी आवाज निकली, भूत बूढ़े का पैर उसके नीचे पेड़ की भास्करती शाखा पर जोर से पड़ा। उसका शरीर तुरंत एक भयंकर चील की तरह हवा में उछला, फिर एक शिकार करने वाले चील की आभा लिए वह क्रूरता से यश की ओर झपटा। उसकी आस्तीन फड़फड़ाई और दो हाथ के पंजे निर्दयी उतार चढ़ाव से भरे हुए बिजली की तरह निकले, यश के दिल की ओर प्रहार करते हुए। चीर दो। जैसे ही उन चील जैसे हाथों ने शून्य लोक को चीरा, उन्होंने तुरंत स्पष्ट क्यूई पथों को चीर दिया, जिससे तीखी चीखें निकलीं। शक्ति स्पष्ट थी, अगर यश पर इस वार का सीधा असर होता तो उसका कलेजा फट जाता। यश जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखा सका। उसकी पुतलियां गोस्ट ओल्ड के उछलते हुए शरीर पर टिकी रहीं और उसके हाथों ने झट से एक मुहर बना ली। एक पल में यश के आंतरिक जीन बेतहाशा कंपन करने लगे और राजसी ट्रुक्यूई तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में व्याप्त हो गई। फिर उसने गोल्डन लैपिस लाजुली ओवरलॉर्ड बॉडी आर्ट को सक्रिय किया और तुरंत ही घने सफेद प्रकाश की एक परत तेजी से उभरी और उसकी त्वचा पर फैल गई। यश का यह पहली बार था जब वह किसी इन्नेट रीलम के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ से लड़ रहा था, इसलिए उसने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। उसके जागृत जीन और गहन श्रेणी की मध्यस्तरीय साधना तकनीक गोल्डन लैपिस लाजुली ओवरलॉर्ड बॉडी आर्ट को सक्रिय किया और तुरंत ही घने सफेद प्रकाश की एक परत तेजी से उभरी और उसकी त्वचा पर फैल गई। यश का यह पहली बार था जब वह किसी इन्नेट रीलम के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ से लड़ रहा था, इसलिए उसने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। उसके जागृत जीन और गहन श्रेणी की मध्यस्तरीय साधना तकनीक गोल्डन लैपिस लाजुली ओवरलॉर्ड बॉडी आर्ट अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए और उसकी अवस्था तुरंत चरम पर पहुंच गई। उग्र लहरें, 100 गुना लहरें। अचानक एक बहरा कर देने वाली धीमी चीख गूंजी। उसी क्षण शून्य लोक में उमड़ती लहरों जैसी एक सच्ची क्यूई मुट्ठी अचानक प्रकट हुई और गोस्ट ओल्ड की आकृति पर जोरदार प्रहार करने लगी। धप धप धप। जैसे जैसे यश की साधना में सुधार हुआ, उग्र तरंगों की शक्ति और भी प्रचंड होती गई।
एक लहर उमड़ी और उसके रास्ते में मौजूद शून्य वायु उस प्रचंड दबाव को झेलने में असमर्थ एक के बाद एक प्रज्वलित तोप की आग की तरह फट पड़ी, जिससे लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकलती रहीं। इस चाल में निश्चित रूप से एक अर्जित लोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को आसानी से मार डालने की शक्ति थी। छोटे कमीने, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। पता चला कि तुम्हारे पास कुछ ताकत है। हालांकि अगर तुम्हें लगता है कि इतनी ताकत इस बूढ़े आदमी का मुकाबला कर सकती है, तो तुम बहुत ही भोले हो। एक जन्मजात लोक के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसका मुकाबला तुम जैसी चींटी कर सके। इस बूढ़े आदमी के लिए टूट पड़ो। आती हुई सच्ची ऊर्जा मुट्ठी की लहर को देखकर भूत बूढ़ा कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसके प्रहारक पंजों ने अचानक दिशा बदल दी। बाएं और दाएं एक झटके के साथ उसकी 10 उंगलियां तुरंत 10 अतुलनीय रूप से तीखे ब्लेडों में बदल गईं और सच्ची ऊर्जा मुट्ठी की लहर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सश सश सश। फिर हवा के फटने की एक घनी ध्वनि गूंजी। भूत बूढ़े की 10 उंगलियां सच्ची ऊर्जा मुट्ठी की लहर को चीरती हुई धनुष से निकले तीरों की तरह 10 तीखी धारियां निकलीं, शून्य क्षेत्र में निर्दयी और विशैले प्रक्षेप पथों को काटते हुए यश की ओर भारी और भयंकर रूप से प्रचंड प्रहार करती हुई। फुसफुसाहट। क्यूई का एक तेज सीटी जैसा झोंका हवा में उछला और यश के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उसका भौतिक शरीर गहन श्रेणी की मध्यस्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर के जीन जागरण और साधना के कारण अत्यंत दुर्जेय स्तर पर पहुंच गया था, फिर भी वह एक जन्मजात क्षेत्र के द्वितीय स्तरीय विशेषज्ञ के हमलों का सीधा सामना करने को तैयार नहीं था। उसने पूर्णता स्तर का स्वप्नस्मान मायावी चरण किया। उसका स्वरूप एक प्रेत की तरह स्वप्नस्मान और मायावी था, जो तेजी से चकमा देकर दूर जा रहा था। धमाक धमाक धमाक। हालांकि यश ने स्वप्नस्मान मायावी चरण को पूर्णता स्तर तक साधना कर लिया था, जब तक वह हिलता डुलता नहीं, तब तक स्थिर, फिर एक प्रेत की तरह स्वप्नस्मान और मायावी, जिससे एक शक्तिशाली भ्रम की स्थिति पैदा होती थी जिससे दुश्मन हतप्रभ रह जाते थे। यह आखिरकार केवल एक नश्वर स्तर का गति कौशल था। यह भूत बूढ़ा को कैसे धोखा दे सकता था, जो साधना के जन्मजात द्वितीय स्तर पर था। बचने की पूरी कोशिश करने के बावजूद यश पर ची के कई तेज झोंके लगे। हम एक दबी हुई घुरघुराहट के साथ यश तेज ची से पीछे की ओर उड़ गया, 30 मीटर से ज्यादा दूर लुढ़क गया, 7-8 ऊंचे पेड़ों को तोड़ दिया, जिनमें से प्रत्येक इतना भास्करता था कि एक व्यक्ति उसे गले लगा सके, तब जाकर वह आखिरकार खुद को स्थिर कर पाया। जन्मजात क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना वाकई प्रभावशाली है, लेकिन अगर आप इस युवा गुरु को मारना चाहते हैं तो इतनी ताकत शायद काफी नहीं है। यश जमीन से उठा, अपने शरीर में उमड़ते ची और खून को शांत करने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का संचार किया, फिर खुद को झाड़ा। उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट चाप बन गया और वह उत्तेजक नजरों से भूत बूढ़ा को देखने लगा। क्या यह बदमाश कोई क्रूर जानवर है या कुछ और? इसका भौतिक शरीर इतना दुर्जेय कैसे हो सकता है? यह देखकर गोस्ट ओल्ड की साधना का एक विशेषज्ञ भी थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सका। हालांकि उसका पिछला वार पूरी ताकत से नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति असाधारण थी, जो किसी भी जन्मजात क्षेत्र के प्रथम स्तरीय विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल या मार डालने में सक्षम थी। फिर भी जब वह एक अर्जित क्षेत्र चींटी यश पर गिरा, तो न केवल वह घायल नहीं हुआ, बल्कि उसकी त्वचा का एक भी टुकड़ा नहीं टूटा। यह तो अविश्वसनीय था। एक मजबूत भौतिक शरीर होना अच्छी बात है, यह टिकाऊ होता है। गोस्ट ओल्ड के चौंकने वाले भाव देखकर यश मुस्कुराया। उसने अपने जीन जागृत कर लिए थे, जिससे उसका शारीरिक गठन अत्यंत दुर्जेय हो गया था,
उसी साधना के अन्य मार्शल कलाकारों से कहीं बेहतर। इसके अलावा गहन श्रेणी के मध्यस्तरीय साधना तकनीक स्वर्ण लाजुली अधिपति शरीर के संवर्धन से प्राप्त प्रवर्धन के साथ अन्य बातों को छोड़कर उसके भौतिक शरीर की रक्षा शक्ति ही एक पीले श्रेणी के मध्यस्तरीय खजाने की कलाकृति को टक्कर दे सकती थी। हालांकि गोस्ट ओल्ड की जन्मजात क्षेत्र की द्वितीय स्तरीय साधना शक्ति प्रबल थी, फिर भी वह पीले श्रेणी के मध्यस्तरीय खजाने की कलाकृति को नुकसान पहुंचाने के योग्य नहीं था। तुम तो बस भास्करटी चमड़ी वाले हो, इसमें गर्व करने की क्या बात है। तुम्हारी चमड़ी कितनी भी भास्करटी क्यों न हो, वह इस बूढ़े को तुम्हें मारने से नहीं रोक पाएगी। आज तुम बर्बाद हो। गोस्ट ओल्ड जल्दी से अपने सदमे से उबर गया, गुस्से से खर्राटे लिए और एक विशाल जन्मजात सुरक्षात्मक आभा फूट पड़ी जब उसने एक बार फिर यश पर भयंकर रूप से हमला किया। बूढ़े कुत्ते, तुमने एक बार अपनी चाल चल दी है, अब मेरी बारी है। गोस्ट ओल्ड की तेजी से आती आकृति को देखते हुए यश शांत रहा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई, गर्जनापूर्ण दहाड़, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दे। दहाड़। एक पल में बिजली गिरने जैसी एक तेज गर्जना अचानक फूट पड़ी। यश के शरीर के भीतर की सारी सच्ची ऊर्जा उसके गले में जमा हो गई और जैसे ही दहाड़ गूंजी, वह एक बाढ़ के द्वार के खुलने की तरह बह निकली, शून्य क्षेत्र में दृश्यमान ठोस ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो गई, जो भूत बूढ़े की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। धमाक धमाक धमाक। जहां भी ध्वनि तरंगे गुजरी, धरती फट गई और पेड़ दो टुकड़ों में टूट गए। उनकी शक्ति अत्यंत भयंकर थी। इस एक गर्जना की शक्ति शायद किसी जन्मजात क्षेत्र के प्रथम स्तरीय विशेषज्ञ को हिलाकर रख सकती थी। यह चाल यश के कंजूस बूढ़े पिता रणवीर का प्रसिद्ध अनोखा कौशल था, जो एक गहन श्रेणी का निम्नस्तरीय मार्शल कौशल था। जब यश पाताल लोक के फल की खोज में निकला, तो चिंतित रणवीर ने उसे आत्मरक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए यह विशिष्ट कौशल सिखाया था। यह गर्जन भरी गर्जना एक विशेष प्रकार के मार्शल कौशल से संबंधित थी, जिसे ध्वनि तरंग मार्शल कौशल के रूप में जाना जाता है। इसका प्रभाव दुश्मनों पर हमला करने के लिए गर्जना के साथ ध्वनि तरंगें उत्पन्न करना था और इसकी मारक क्षमता अत्यंत भयानक थी, लेकिन इसे साधना भी बहुत कठिन था। सौभाग्य से यश के पहले जीन के पूरी तरह जागृत होने के बाद उसकी योग्यता में बहुत वृद्धि हुई और अमरावती शहर में उन कुछ दिनों के दौरान उसने पहले ही इस मार्शल कौशल में महारत हासिल कर ली थी और इसे प्रमुख उपलब्धि क्षेत्र तक पहुंचा दिया था। अगर रणवीर को इस बारे में पता होता तो शायद वह मौत के मुंह में समा जाता। उसे अपने विशिष्ट कौशल से पूर्णता के स्तर तक पहुंचने में कई वर्षों की कड़ी साधना करनी पड़ी, जबकि यश कुछ ही दिनों में प्रमुख सिद्धि क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह तुलना उसे निश्चित रूप से बेहद शर्मिंदा कर देगी। अच्छा नहीं, एक ध्वनि तरंग मार्शल कौशल। छी! जैसे ही तेज ध्वनि तरंगे तेजी से ऊपर आईं, गोस्ट ओल्ड के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने तुरंत अपने कानों को बंद करने के लिए अपनी जन्मजात सुरक्षात्मक आभा को प्रसारित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही यह विचार मन में आया, ध्वनि तरंगों की विशाल लहरें उसके शरीर से टकराईं, जिससे उसने मुंह से खून थूक दिया। उसका रंग पीला पड़ गया और वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा उस ध्वनि तरंग की चपेट में आने के बाद गोस्ट ओल्ड को बस अपने कानों के पर्दों में झंझनाहट महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने सुनहरे तारे दिखाई देने लगे और वह एक पल के लिए खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। बूढ़े कुत्ते, मर जा। विशेषज्ञों के बीच टकराव में एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। अब जब इतना बड़ा रास्ता उसके सामने था, तो यश उसे कैसे जाने दे सकता था। उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी और एक झंझनाहट के साथ बहता हुआ बादल कृपाण तुरंत खुल गया
जिससे शून्य क्षेत्र में एक ठंडी चमक पैदा हो गई क्योंकि वह निर्दयता से नीचे गिर रहा था। हवा का तूफान टूट गया। एक पल में 7 या 8 झांग लंबी गरज और हवा की तरह एक भयंकर कृपाण की रोशनी अचानक शून्य क्षेत्र में खिल उठी और यश की दहाड़ गूंज उठी। कृपाण की रोशनी पड़ने से पहले ही उमड़ती हुई तेज ऊर्जा ने जमीन पर दर्जनों झांग लंबा और कई फीट गहरा एक खुरदुरा निशान बना दिया था, मानो एक ही वार से धरती को 2 टुकड़ों में चीर देने का इरादा रखता हो। नहीं, जैसे ही कृपाण की तेज रोशनी हवा में भेदी, मौत का एक घना साया उसके दिल पर छा गया, जिससे गोस्ट ओल्ड तुरंत जाग गया। लेकिन इस समय वह असहाय होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि कृपाण की रोशनी उसकी आंखों में लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी पुतलियों में एक के बाद एक भय और निराशा उभर रही थी और वह चीखने लगा। धमाक! अगले ही पल भयभीत चीख अचानक बंद हो गई। जैसे ही भूत बूढ़ा सीधे कृपाण की रोशनी से मारा गया, उसका मुरझाया हुआ शरीर तुरंत खून के घने कोहरे में बदल गया, जो फिर धीरे धीरे दुनिया में फैल गया। वह जितना मर सकता था उतना मर चुका था। 3 चालें। केवल 3 चालों में यश ने अपनी अर्जित 9वें स्तर की साधना से एक ऐसे विशेषज्ञ को मार डाला जिसकी साधना जन्मजात क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी। यह सचमुच एक चमत्कार था जो पूरे यक्षगिरी देश को हिला सकता था। दुर्भाग्य से यह एक उजाड़ जंगल था और किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या हुआ था। हालांकि यह यश की इच्छा के बिल्कुल अनुकूल था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यश गुप्त था, बल्कि इसलिए था क्योंकि अगर ऐसा युद्ध रिकॉर्ड उजागर हो जाता तो इससे वह यक्षगिरी देश में प्रसिद्ध तो हो जाता, लेकिन परिणाम बेहद गंभीर भी होते। अगर भाटी परिवार को पता चलता कि यश ने उनके परिवार के एक विशेषज्ञ गोस्ट ओल्ड को मार डाला है, तो संभव था कि अगले ही दिन प्रतिशोधी भाटी परिवार पूरे चंद्रपथ संप्रदाय को मिट्टी में मिला देता। भाटी परिवार वह विशाल इकाई ऐसी चीज नहीं थी जिसे चंद्रपथ संप्रदाय भड़काने के योग्य था। यह कैसे संभव है? यश की कृपाण से गोस्ट ओल्ड को खूनी धुंध में धराशायी होते देख हेमंत के चेहरे का चंचल भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक छिपाए न जा सकने वाले गहरे सदमे ने ले ली। उसकी पुतलियां तुरंत दर्जनों बार फैल गईं और वह हकलाने लगा, स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि भाटी परिवार का यह युवा स्वामी अनुभवहीन था, बस यह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। एक अर्जित लोक साधक के लिए एक जन्मजात लोक विशेषज्ञ, विशेष रूप से एक द्वितीय स्तरीय जन्मजात लोक महाशक्ति को मारना, ऐसा स्वर्ग विरोधी कार्य पूरे यक्षगिरी देश का कोई भी प्रतिभाशाली, यहाँ तक कि सर्वोच्च श्रेणी का प्रतिभाशाली भी नहीं कर सकता था। अभी एक और है। द्वितीय स्तरीय जन्मजात लोक विशेषज्ञ गोस्ट ओल्ड को मारना यश को एक मामूली बात लग रही थी। वह मुस्कुराया, फिर उसकी ठंडी निगाहें हेमंत की ओर उठीं। एक खौफनाक हत्या का इरादा उसमें से बेहिचक निकल रहा था। चूंकि उसने कार्रवाई करने का फैसला किया था, इसलिए उसे खरपतवार काटने और जड़ें हटाने ही थे। अगर हेमंत भागना चाहता तो वह बदला लेने के लिए भाटी परिवार के विशेषज्ञों को जरूर बुलाता और यश ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। भाग जाओ! यश की ठंडी निगाहों के नीचे हेमंत के दिल में एक बेकाबू दहशत उमड़ पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी मृत्यु देवता ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी। भले ही वह मूर्ख ही क्यों न हो, उसे इस समय साफ पता था कि उसने कितनी जोर से पत्थर पर लात मारी है। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और भाग गया। जन्मजात क्यूई उमड़ पड़ी और हेमंत की पीठ पर अदृश्य पंखों का एक जोड़ा उगाया। हर फड़फड़ाहट के साथ उसका आकार आसमान की ओर बढ़ता गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? यह इतना आसान नहीं है। यश अभी भी अर्जित लोक में था।
उसकी युद्ध शक्ति चाहे कितनी भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, वह उड़ नहीं सकता था। अगर हेमंत ऊंचे आकाश में भाग जाता तो वह शक्तिहीन हो जाता। इसलिए उसने एक निर्णायक कदम उठाया, अपना प्रवाहित मेघ कृपाण थामे और शून्य लोक में तेजी से वार करता हुआ आगे बढ़ा। तूफान का वार। आज तक यश की विंड एंड थंडर ब्लेड आर्ट पूर्णता लोक में पहुंच चुकी थी। एक वार के साथ शून्य लोक में हजारों शीतल कृपाण प्रकाश चमक उठे, मानो कृपाण प्रकाश का तूफान हो, दर्जनों मीटर के दायरे को घेरते हुए शून्य लोक में हेमंत पर भारी प्रहार कर रहे हों। मेरे लिए तोड़ दो। हेमंत के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने दहाड़ लगाई, फिर एक पीले रंग के सुरक्षात्मक आभा वाले हथेली के निशान को पीछे से मारा, जिसमें एक मजबूत भारी उतार चढ़ाव था, जो किसी पहाड़ जितना भारी था, हवा में से नीचे की ओर दबाव डाल रहा था। वह चीखती हुई सर्वव्यापी ठंडी कृपाण ज्योतियों से जोरदार टकराई। धमाका। शून्य लोक में एक बहरा कर देने वाला विस्फोट गूंजा। एक प्रचंड क्यूई तरंग उठी, जिससे शून्य लोक विकृत हो गया। ठंडी कृपाण ज्योतियां और सुरक्षात्मक आभा हस्तचिह्न दोनों एक साथ फट गए। हालांकि हेमंत ने व्यापक कृपाण ज्योतियों को आसानी से निष्क्रिय कर दिया, फिर भी उसे बाधा पहुंची। उसका शरीर शून्य लोक में रुक गया। यश ने इस क्षणभंगुर अवसर का लाभ उठाते हुए छलांग लगा दी। उसका शरीर तोप के गोले की तरह शून्य लोक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जन्मजात लोक साधना के बिना भी यश उड़ने में असमर्थ होने के बावजूद अपार शक्ति रखता था। इस तरह की पूर्ण शक्ति वाली छलांग, कई 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। एक ही छलांग में वह शून्य लोक में हेमंत के ठीक ऊपर प्रकट हो गया। यहाँ नीचे उतरो। यश दहाड़ा, और एक और सच्ची क्यूई मुक्का बल एक उग्र लहर की तरह हेमंत की ओर टूट पड़ा। धमाका। हेमंत के हाव भाव थोड़े बदल गए। उनकी शक्तिशाली जन्मजात सुरक्षात्मक आभा ने तुरंत उनके पूरे शरीर को ढक लिया। उन्होंने अपनी बाहें सामने की ओर भांस कर लीं, यश के जोरदार मुक्के को रोकते हुए। एक धीमा धीमा धमाका अचानक गूंजा, और एक वलय के आकार की क्यूई शक्ति प्रभाव बिंदु से चारों दिशाओं में फैल गई। एक दबंग और अदम्य मुक्का बल उनकी भुजाओं में प्रवाहित हुआ। हेमंत के चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ, और उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया। उनका शरीर शून्य लोक से अनाड़ीपन से जमीन पर गिर पड़ा। वह स्पष्ट रूप से एक अर्जित लोक की चींटी है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हेमंत कुछ बेतहाशा दहाड़ा। उसकी नजर में यश बस एक चींटी थी जिसे जब चाहे कुचला जा सकता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके नीचे उतरते ही चींटी अचानक एक खूंखार बाघ में बदल जाएगी और उसे लगभग काट काट कर मार डालेगी। हेमंत के लिए इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल था, और उसे बेहद अफसोस हुआ। 5वीं कक्षा के एकमात्र आत्मा औषधि पाताल लोक का फल के लिए इतना भयानक अस्तित्व पैदा करने के लिए शायद इस दुनिया में उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं था। हेमंत, मैंने एक बार कहा था कि आज तुम दोनों मालिक और नौकर यहीं रहने के लिए नियत हो। तुम्हारा कुत्ता नौकर तुम्हारे आगे निकल गया है, तुम उसके पीछे पीछे आओगे। धाड़ में जाओ। यश को हेमंत की दहाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके मुंह के कोने पर एक निर्दयी चाप बन गया। अपना बहता हुआ बादल कृपाण पकड़े हुए वह एक बार फिर शून्य लोक से नीचे मारने के लिए झपटा। बेटे, मैं भाटी परिवार का युवा स्वामी हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो भाटी परिवार तुम्हें हरगिज नहीं जाने देगा। तुम्हारे परिवार और दोस्त सब मेरे साथ दफन कर दिए जाएंगे। क्या तुम्हें इन गंभीर परिणामों का अंदाजा नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हेमंत डर के मारे चीख पड़ा।
बिल्कुल डर लग रहा है, यश ने गंभीर भाव से कहा, वरना मैं तुम दोनों मालिक और नौकर को अपना कदम उठाने से पहले इस वीरान जंगल में क्यों ले जाता। दरअसल अगर यश भाटी परिवार के प्रभाव से सावधान न होता तो उसने हेमंत को उसी क्षण मार डाला होता जब हेमंत और उसका कुत्ता नौकर गोस्ट ओल्ड अमरावती शहर में उसके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। वह इस मालिक और नौकर की जोड़ी को कार्रवाई करने से पहले इस वीरान जंगल में ले जाने की इतनी हद तक नहीं जाता। बेशक आखिरकार यह सब हेमंत की ही करतूत थी। अगर उसने यश को मारने की जिद न की होती और उसका पीछा न किया होता तो वह इस मुश्किल में न फंसता। हेमंत, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उसका बहता हुआ बादल कृपाण कंपन करने लगा और चमकदार सच्ची क्यूई प्रकाश बाहर निकला, जिससे गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट की आवाजें निकलने लगीं। रेजिंग थंडर स्प्रिंट। एक ही वार से कृपाण की ठंडी रोशनी 9 स्वर्गों से गिरे किसी चौंकाने वाले वज्र की तरह शून्य क्षेत्र में एक निर्दयी घुमावदार प्रक्षेप वक्र बना गई, जिसने हेमंत के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। इस एक कृपाण के वार की शक्ति भूत बूढ़े जैसे दूसरे स्तर के जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल करने या यहाँ तक कि मार डालने के लिए पर्याप्त थी। झंझनाहट। हालांकि जब यह कृपाण वार हेमंत पर पड़ा तो यश की अपेक्षा के अनुसार उसे सीधे नहीं मारा। इससे उसके मुंह से बस ताजा खून निकला और उसके बाद एक तीखी धातु जैसी आवाज आई। हेमंत के घायल सीने पर पड़े कपड़े फट गए, जिससे एक पीला चमकता कवच दिखाई दिया। यह पीला कवच दरअसल अर्थ स्पिरिट कवच था, जो पिछली नीलामी का एक उच्च स्तरीय पीला स्तरीय रक्षात्मक खजाना कलाकृति था। मानना ही होगा कि एक उच्च स्तरीय पीले स्तरीय खजाना कलाकृति की रक्षात्मक शक्ति वाकई जबरदस्त थी। यश का कृपाण प्रहार, जो दूसरे स्तर के जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था या मार भी सकता था, अर्थ स्पिरिट कवच पर लगने पर एक भी सफेद निशान नहीं छोड़ता था। इस स्तर की सुरक्षा वाकई जबरदस्त थी। इसके अलावा यह इस स्थिति में था कि हेमंत ने अभी अभी अर्थ स्पिरिट कवच प्राप्त किया था और उसे परिष्कृत करने का समय नहीं मिला था। वह केवल अर्थ स्पिरिट कवच की अंतर्निहित रक्षात्मक शक्ति का ही उपयोग कर पा रहा था। अगर वह इसे परिष्कृत कर ले और अपनी जन्मजात सुरक्षात्मक आभा को पृथ्वी आत्मा कवच के साथ मिला दे तो इसकी रक्षात्मक शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ जाएगी। अगर वह अभी उस कृपाण के प्रहार को सीधे झेल भी ले तो भी वह मुंह से खून तक नहीं थूकेगा। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे पास पृथ्वी आत्मा कवच है। यह खजाना कलाकृति दूसरे स्तर के जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ के हमलों को आसानी से रोक सकती है। अरे, तुम मुझे मार नहीं सकते। अपने शरीर पर कवच को ढकते देखकर हेमंत दंग रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। अब उसका डर खत्म हो गया था, उसका अहंकारी स्वभाव वापस आ गया था और वह पागलों की तरह हंसते हुए एक विकृत भाव से बोला, अरे कमीने, जैसे ही मैं भागूंगा मैं तुरंत भाटी परिवार के विशेषज्ञों को इकट्ठा करके तुम्हारा शिकार करूंगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरे भाटी परिवार की खुफिया क्षमताओं से हम 3 दिनों के भीतर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। तब तक न केवल तुम बल्कि तुम्हारे परिवार और दोस्त भी मेरे भाटी परिवार द्वारा मारे जाएंगे। मुझ पर हमला करने की हिम्मत करने की यही कीमत है। मैं तुम्हें अंतहीन पछतावे और पीड़ा में मरने दूंगा। धिक्कार है। पृथ्वी आत्मा कवच वास्तव में हेमंत के हाथों में है। हेमंत की नाराज आवाज दहाड़ते हुए भूत की तरह यश के कानों में गूंज उठी। हालांकि उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे, उसका दिल तुरंत नीचे तक डूब गया। भले ही रक्षा के लिए एक उच्च श्रेणी के पीले स्तर के खजाने की कलाकृति को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया हो, फिर भी हेमंत एक जन्मजात क्षेत्र प्रथम स्तर के विशेषज्ञ के हाथों में
वह अपनी रक्षात्मक शक्ति का 60 से 70% प्रयोग कर सकता था। यश की वर्तमान साधना के साथ उसके पास पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा को भेदने और हेमंत को मारने की कोई क्षमता नहीं थी। स्थिति थोड़ी पेचीदा लग रही थी। बच्चे, क्या हुआ? क्या अब तुम्हें डर का एहसास हो रहा है? पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा के साथ हेमंत अब भागने की जल्दी में नहीं था। यश के बदलते हाव भाव को देखकर वह मजाकिया अंदाज में हंसा। बच्चे, अगर तुम अभी घुटने टेक दो, प्रणाम करो, दया की भीख मांगो और इस युवा स्वामी के आगे पश्चाताप करो और फिर आज्ञाकारी होकर आत्महत्या कर लो, तो यह युवा स्वामी दयालु होकर सिर्फ तुम्हारी दयनीय जान ले लेगा, तुम्हारे परिवार और दोस्तों को बख्श देगा। कैसा रहेगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? यश ने हेमंत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। हालांकि हेमंत के पास पृथ्वी आत्मा कवच था जो उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक रक्षात्मक खजाना कलाकृति थी और उसे कोई खतरा नहीं था। वह जब चाहे जा सकता था, लेकिन हेमंत को मारे बिना वह बिल्कुल नहीं जा सकता था। जैसा कि हेमंत ने कहा था, यक्षगिरी देश में भाटी परिवार की खुफिया क्षमताओं के साथ अगर वे किसी की जांच करना चाहते थे तो वे 3 दिनों के भीतर उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि का पूरी तरह से पता लगा सकते थे। अगर उन्होंने हेमंत को अभी जाने दिया तो यह निश्चित रूप से चंद्रपथ संप्रदाय के लिए आपदा लाएगा। यह क्या है? अचानक यश ने जमीन पर लाल खून का एक तालाब देखा। यह उस ताजा खून का था जो हेमंत ने थूका था जब उसने पहले उस पर कृपाण से वार किया था। यह देखकर यश की आंखें तुरंत चमक उठीं, उसकी सारी चिंताएं गायब हो गईं और उसे एक उत्तेजित दहाड़ निकालने की इच्छा हुई। वास्तव में पृथ्वी आत्मा कवच द्वारा संरक्षित हेमंत के साथ मेरी वर्तमान साधना के साथ मेरे पास उस शक्तिशाली सुरक्षा को भेदने और उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि पृथ्वी आत्मा कवच अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुआ है। जब मैं उस पर हमला करूंगा तब भी वह प्रभाव से घायल हो जाएगा। हालांकि चोटें घातक या गंभीर नहीं हैं, लेकिन अगर कई चोटें जमा हो गईं तो यह हेमंत के कुत्ते की जान लेने के लिए पर्याप्त होंगी। हेमंत, यह मत सोचो कि पृथ्वी आत्मा कवच की रक्षा के साथ मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो तुम मौत से नहीं बच पाओगे। यश जोर से चिल्लाया। उसकी सच्ची क्यूई और सफेद रोशनी बेतहाशा उमड़ रही थी। बहते बादल कृपाण को थामे वह एक बार फिर हेमंत की ओर बेहद तेज गति से बढ़ा और एक और विस्फोटक कृपाण प्रहार किया। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा को भेद नहीं सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते, भ्रम में मत रहो। हेमंत ने तिरस्कार से घुरघुराहट की और अपने गले, बाहों और पैरों, जो पृथ्वी आत्मा कवच से ढके नहीं थे, की रक्षा के लिए अपनी जन्मजात सुरक्षात्मक आभा प्रवाहित की। फिर उसने उदासीनता से यश की ओर देखा, जो उसे मारने के लिए झपट रहा था। धमाका! हालांकि हेमंत यश के विचारों का अंदाजा नहीं लगा सका। उसने उन जगहों पर हमला नहीं किया जिनकी हेमंत कड़ी सुरक्षा कर रही थी। वह भारी कृपाण प्रहार विशेष रूप से हेमंत की छाती पर लक्षित था, जो पृथ्वी आत्मा कवच से ढकी हुई थी, और तुरंत एक और धीमी आवाज गूंजी। छी! पृथ्वी आत्मा कवच ने यश के कृपाण प्रहार की 80% शक्ति को रोक दिया, लेकिन शेष 20% तीक्ष्ण कृपाण क्यों पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा को भेदकर हेमंत की छाती पर जा लगी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने एक और कौर खून थूक दिया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि हेमंत, जो जन्मजात क्षेत्र प्रथम स्तर पर था, के लिए मुंह भर खून थूकना केवल एक मामूली चोट थी और चिंता करने लायक नहीं थी। धिक्कार है, काश इस युवा गुरु ने इस कमीने का पीछा करने से पहले पृथ्वी आत्मा कवच को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया होता।
तो मैं अब इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। हेमंत जमीन से ऊपर चढ़ गया। वह इतना अस्तव्यस्त पहले कभी नहीं हुआ था और उसने कुछ झुंझलाहट के साथ सोचा, अगर उसने पृथ्वी आत्मा कवच को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया होता और उसे अपनी जन्मजात सुरक्षात्मक आभा के साथ एकीकृत कर लिया होता तो यश उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके अलावा उसे अपने शरीर के उन हिस्सों की रक्षा करने की भी चिंता नहीं करनी पड़ती जो पृथ्वी आत्मा कवच से ढके नहीं हैं, क्योंकि एक बार पृथ्वी आत्मा कवच परिष्कृत हो जाने पर यह एक आत्मा कवच प्रकाश उत्पन्न करेगा जो पूरे शरीर को ढक लेगा और एक चौतरफा सुरक्षा कवच बना देगा। जब तक किसी की शक्ति पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा को सीधे भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो तब तक यह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर से हेमंत को खून की खांसी करते देख यश के चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने अपना हमला जारी रखा। उग्र लहरें, 100 गुना लहरें, छी, तूफान का वार, छी, तेज बिजली की तेज दौड़, हवा की बिजली गिरना, एक के बाद एक युद्ध कौशल फूट पड़े। हेमंत एक रेत के थैले की तरह था, लगातार यश के युद्ध कौशल के प्रहारों को झेल रहा था। हालांकि हर युद्ध कौशल की शक्ति पृथ्वी आत्मा कवच की रक्षा को भेदने और उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए अपर्याप्त थी, फिर भी कंपन बल उसे मामूली चोटें पहुंचा सकता था, जिससे उसे लगातार खून की खांसी हो सकती थी। अगर कोई त्वचा पर एक ही घाव करने के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसे मामूली चोट कहा जा सकता है, लेकिन अगर कोई त्वचा पर सैकड़ों या हजारों घाव करने के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल करता है तो क्या उसे भी मामूली चोट कहा जा सकता है? एक और युद्ध कौशल ने उसके शरीर पर वार किया और हेमंत खून की खांसी करने लगा और हिंसक रूप से पीछे हट गया। उसके खून में आंतरिक अंगों के कुछ टुकड़े भी मिले हुए थे। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, बिल्कुल रंगहीन, मानो किसी ज़ॉम्बी ने बरसों से सूरज की रोशनी न देखी हो। उसका आभामंडल भी बेहद अस्तव्यस्त और कमजोर था। लगातार हमलों के बाद छोटी मोटी चोटें जमा होती गईं और आखिरकार गंभीर चोटों में बदल गईं जो उसकी नींद तक पहुंच गईं। तुम मुझे हिलाकर मार डालना चाहते हो? हेमंत चौंका और गुस्से से चिल्लाया। वह बेवकूफ नहीं था, इस पल उसे आखिरकार यश का मकसद समझ आ गया। अभी अभी एहसास हुआ। बेवकूफ? यश जोर से हंसा और एक और कृपाण वार के साथ उसने एक ठंडी और तेज कृपाण की रोशनी छोड़ी और उसे बुरी तरह से काट डाला। धिक्कार है। इस समय हेमंत अब बेपरवाह होने और यश के हमलों को अपने ऊपर पड़ने देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अपने पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा के बावजूद वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इससे पहले यश के सारे हमले हेमंत की छाती पर होते थे, जिससे उसे यह भ्रम होता था कि यश सिर्फ उसकी छाती पर ही हमला करेगा। इसलिए जैसे ही यश ने हमला किया, उसने अपनी पूरी जन्मजात सुरक्षात्मक आभा फैला दी, जिससे उसकी छाती पर एक सुरक्षा परत बन गई। इस तरह वह यश के हमलों को पूरी तरह से रोक सका और आगे किसी भी नुकसान से बच सका। अच्छा मौका। छी! यह दृश्य देखकर यश की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जो कृपाण की रोशनी निकाली थी, उसने अचानक शून्य लोक में अपनी दिशा बदल दी। इससे पहले कि हेमंत कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह उसके खुले गले पर जा लगी और एक भयानक खूनी निशान तुरंत दिखाई दिया, जिसमें से लाल खून फव्वारे की तरह बह रहा था। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। हेमंत ने अपनी गर्दन पकड़ ली, उसका चेहरा घबराहट और भय से भर गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह एक पल के लिए यश को गौर से देखता रहा, फिर एक करुण गर्जना की।
हाँ, हेमंत बेहद अनिच्छुक और पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसने जानबूझकर यहाँ यश से उलझने की कोशिश नहीं की होती, बल्कि अपने पृथ्वी आत्मा कवच की सुरक्षा में भागने पर जोर दिया होता, तो उसे पहले ही अमरावती शहर वापस भाग जाना चाहिए था। हालांकि एक राजसी जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ को एक अर्जित क्षेत्र चींटी द्वारा अस्तव्यस्त होकर भागने के लिए मजबूर किया जाना एक ऐसा अपमान था जिसे घमंडी हेमंत स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने वहीं रुककर संघर्ष करने का फैसला किया। फिर भी चेहरे को बचाने की इस बेतहाशा कोशिश ने उसकी जान ले ली। दुर्भाग्य से, चाहे उसे कितना भी पछतावा और अनिच्छा क्यों न हो, वह उस तथ्य को नहीं बदल सका जो पहले ही घटित हो चुका था। जैसे ही उसकी दहाड़ धीमी हुई, हेमंत का शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। भाटी परिवार का प्रतिष्ठित युवा गुरु इस वीरान जंगल में एक ठंडी लाश में बदल गया। हे भगवान! आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। हेमंत को मारने के बाद यश का तनावग्रस्त शरीर थोड़ा ढीला पड़ा और वह जोर जोर से हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के विस्फोटक हमलों ने उसे थका दिया था। हालांकि उसके शरीर में सच्ची क्यूई उसी साधना स्तर के मार्शल कलाकारों की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। केवल यश जैसा राक्षसी अस्तित्व ही एक उच्च श्रेणी के पीले स्तर के रक्षात्मक खजाने की कलाकृति पहने हुए एक जन्मजात प्रथम परत विशेषज्ञ को मार सकता था। अन्यथा उसी साधना स्तर के मार्शल कलाकार की तो बात ही छोड़िए, एक जन्मजात प्रथम परत विशेषज्ञ के लिए भी यह मुश्किल होगा, क्योंकि हेमंत को मारने से पहले ही उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग निर्माण शास्त्र का प्रसार करते हुए दिव्य गढ़ने वाले शास्त्र का एक प्रेत यश के सिर के ऊपर प्रकट हुआ और आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को तेजी से निगल रहा था। जैसे जैसे यश की साधना में सुधार हुआ, दिव्य गढ़ने वाले शास्त्र का प्रेत भी सघन होता गया और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, कई 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई पहाड़ के ढहने और सुनामी की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद यश अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया। इतनी तेजी से ठीक होना वाकई आश्चर्यजनक था। भाटी परिवार के प्रतिष्ठित युवा गुरु के पास तो काफी खजाने होने चाहिए। उठने के बाद यश की नजर हेमंत की लाश पर पड़ी और वह मुस्कुराया। उसकी लाश से उसे एक स्पेस बैग मिला और उसने उसे खोल दिया। हे भगवान! हे भगवान! हे भगवान! जब यश ने स्पेस बैग में खजाने देखे तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। हेमंत का स्पेस बैग वस्तुतः एक खजाना था जिसमें लगभग 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और विभिन्न औषधीय गोलियां थीं। हालांकि यश के विस्मय का कारण ये नहीं थे। केवल 2 खजाने ही थे जिन्होंने उसे सचमुच विस्मित कर दिया। वे थे गहन श्रेणी का निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल 9 छायाचरण और गहन श्रेणी का उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल 8 विनाश ड्रैगन मुट्ठी। यश लंबे समय से नीलामी में इन 2 मार्शल कौशलों की लालसा रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास स्पिरिट स्टोन नहीं थे और वह केवल ईर्ष्या से देख सकता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी और ये 2 युद्ध कौशल उसके हाथ लग जाएंगे। यश को तो यह भी लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। एक गहन श्रेणी का निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल, एक गहन श्रेणी का उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल और साथ ही वह पृथ्वी आत्मा कवच जिसे यश ने अभी अभी हेमंत के शरीर से निकाला था, उस पर मौजूद खजानों का कुल मूल्य निश्चित रूप से 3 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों से भी ज्यादा था। अरे, यह आदमी जरूर कोई बहुत अमीर कुत्ता होगा। हेमंत, शुक्रिया। यश ने मुस्कुराते हुए हेमंत के स्पेस बैग में रखे सारे खजानों को बेपरवाही से स्वीकार कर लिया। फिर उसकी नजर हटी और उसने हेमंत के गले में कुछ लटकता हुआ देखा। यह क्या चीज है?
जिज्ञासु यश ने हेमंत का कॉलर खींचकर खोला, जिससे वह चीज हवा में खुल गई। यह एक सियान जेड टोकन निकला, जिसके दोनों ओर एक भव्य भा अक्षर उकेरा हुआ था, जो एक उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फीनिक्स जैसा लग रहा था। टपक। हालांकि उसी क्षण हेमंत के मुंह से रिसकर खून की एक बूंद सियान जेड टोकन पर गिर पड़ी। धमाका। तुरंत सियान जेड टोकन जोर से चमक उठा और उसके भीतर से एक शक्तिशाली भयानक आभा तूफान की तरह बह निकली। यश का शारीरिक गुण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, फिर भी वह उस आभा से सीधे दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। मुंह से खून के बड़े बड़े कौर उगल दिए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है उसे कोई गंभीर चोट लगी थी। धमाका। यश को उड़ाने के बाद सियान जेड टोकन जोर से कंपन करने लगा, फिर धूल में बिखर गया। शून्य लोक में पानी की नदी की तरह अनंत प्रकाश उमड़ पड़ा, फिर संघनित होने लगा, जिससे एक भव्य और लंबी आकृति बन गई, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। दूर से यश ने उस आकृति को देखा और उसकी पुतलियां तुरंत खतरनाक चुभन में सिकुड़ गईं और हर शब्द का उच्चारण करते हुए उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। जन्मजात आत्मा शरीर। ऐसी अफवाह है कि जब किसी जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ की साधना 7वें क्षेत्र तक पहुंचती है, तो वह अपनी जन्मजात क्यूई में चेतना का एक अंश भरकर उसे अलग करके एक स्वतंत्र इकाई बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। हालांकि इस स्वतंत्र इकाई में मुख्य शरीर की पूरी शक्ति नहीं होगी, फिर भी इसमें उसकी 60 से 70% शक्ति होगी। ऐसे अस्तित्व को जन्मजात आत्मिक शरीर कहा जाता है। हालांकि बहुत कम जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ जन्मजात आत्मिक शरीर बनाने के लिए तैयार होते हैं। इसकी लागत बहुत अधिक होती है। जन्मजात आत्मिक शरीर बनाने से न केवल जन्मजात क्यूई की भारी हानि होती है, बल्कि यदि जन्मजात आत्मिक शरीर को विनाशकारी क्षति पहुंचती है, तो इसका असर स्वयं जन्मजात आत्मिक विशेषज्ञ पर भी पड़ेगा। इसलिए आमतौर पर केवल वे लोग ही जिनके लिए एक जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ करीबी सुरक्षा के लिए एक जन्मजात आत्मिक शरीर बनाने के लिए इतनी लागत वहन करने को तैयार होगा, वे उसके सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। और वह जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ जो हेमंत की रक्षा के लिए एक जन्मजात आत्मा शरीर बनाने के लिए इतनी दूर तक जाएगा, निस्संदेह उसका पिता जन्मजात क्षेत्र 8वें स्तर का विशेषज्ञ ओमकार ही है। एक सामान्य जन्मजात क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ द्वारा निर्मित एक जन्मजात आत्मा शरीर की साधना केवल जन्मजात क्षेत्र 3रे स्तर के बराबर ही होगी, लेकिन ओमकार जो एक जन्मजात क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ की दुर्जेय साधना से संपन्न है, एक जन्मजात आत्मा शरीर का निर्माण करेगा जिसकी साधना जन्मजात क्षेत्र 4थे स्तर या यहाँ तक कि जन्मजात क्षेत्र 5वें स्तर के बराबर हो सकती है। धिक्कार है। ओमकार ने तो अपने बेटे की रक्षा के लिए एक जन्मजात आत्मा शरीर बनाने की हद तक कोशिश की। यश का चेहरा बेहद गंभीर हो गया जब उसने अपने सामने खड़ी आकृति से निकल रही शक्तिशाली आभा को देखा। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, मानो उसे किसी बड़े खतरे का आभास हो। उसके लिए चाहे इस जन्मजात आत्मिक शरीर में जन्मजात क्षेत्र की साधना 4थे स्तर की हो या 5वें स्तर की, उसके पास इससे निपटने की कोई योग्यता या क्षमता नहीं थी। अंतर बहुत बड़ा था। बेटे, क्या तुमने मेरे बेटे को मार डाला? ओमकार के जन्मजात आत्मिक शरीर के प्रकट होने के बाद उसकी ठंडी निगाहें दृश्य पर घूमी, फिर जमीन पर पड़ी हेमंत की लाश पर पड़ी। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। तुरंत उसके शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक भयानक आभा फूट पड़ी। एक पल में दुनिया का यह हिस्सा एक दमनकारी वातावरण से भर गया और हवा जमती हुई प्रतीत हुई। यह एक जन्मजात क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति थी। उसके क्रोध में स्वर्ग और पृथ्वी भी कांप उठते। हम जैसे ही यह भयानक आभा यश पर केंद्रित हुई,
उसने तुरंत शून्य लोक की हवा को पहाड़ की तरह भारी होते हुए महसूस किया। उस पर इतना दबाव डाला कि वह खुद को रोक नहीं सका और एक दबी हुई घुरघुराहट के अलावा कुछ नहीं कर पाया। लगभग सांस लेने या बोलने में असमर्थ, उसकी गहरी आंखें अत्यंत सतर्कता से ओंकार पर टिकी थीं। नहीं बोल रहे? तो फिर तुम मान रहे हो? ओंकार का चेहरा ठंडे गुस्से से विकृत हो गया और वह दहाड़ा, तुम्हारे कमीने, मेरे बेटे, ओंकार के बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यश ने भयानक दबाव को थोड़ा कम करने के लिए अपनी शक्ति को उसकी सीमा तक प्रवाहित किया, फिर दांत पीसते हुए प्रत्येक शब्द को निचोड़ते हुए कहा, तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उसे मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता था तो मुझे बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उसे मुझे मारने देना चाहिए? तुम सही कह रही हो। अगर मेरा बेटा तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उसे तुम्हें मारने देना चाहिए, और किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह मेरा बेटा है, ओंकार का बेटा। ओंकार ने ठंडी सांस ली। सचमुच वह अपने नाम के अनुरूप बेहद दबंगई से पेश आया। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, कोई तर्क नहीं, सिर्फ ताकत है। मेरी ताकत कमजोर है, ओंकार की तुलना में अतुलनीय, इसलिए उसके बेटे का मुझे मारना स्वाभाविक है। लेकिन अगर मैं ओंकार से भी ज्यादा ताकतवर कोई विशेषज्ञ होता, तो अगर मैं उसके बेटे को उसके सामने ही मार भी देता तो भी शायद वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसी क्षण यश को आखिरकार इस दुनिया के सबसे क्रूर पहलू का एहसास हुआ। ताकतवर सभी नियमों और तर्कों से, यहाँ तक कि स्वर्ग और धरती से भी ऊपर उठ सकता है, जबकि कमजोर चींटियों की तरह विनम्रता से ही जीवित रह सकता है। मैं तुम जैसे कमीने पर शब्दों का दुरुपयोग करने के लिए बहुत आलसी हूं। पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच करूंगा, और फिर अपने बेटे के साथ मरने के लिए तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को मार डालूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम, छोटे कमीने, जान लो कि तुमने कितनी मुसीबतें खड़ी की हैं। ओंकार वास्तव में हेमंत के पिता थे। पिता और पुत्र दोनों एक ही ताने बाने के थे, लगातार यश के पूरे कुल को खत्म करने की धमकी दे रहे थे। यह तो बस एक जन्मजात आत्मा शरीर है। अगर तुम इस युवा स्वामी को मारना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम्हारा मुख्य शरीर नीचे उतर आए। यश ने अपने बहते बादल कृपाण को पकड़ते हुए दहाड़ लगाई और एक भयंकर प्रहार के साथ 10 झांग लंबी कृपाण की रोशनी एक अत्यंत तीव्र आभा लिए हुए हवा में ओंकार की ओर वार किया। कितना अहंकार! एक साधारण अर्जित लोक चींटी, तुम्हें मारना मुर्गे या कुत्ते को कुचलने जितना आसान है। ओंकार का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उसने आती हुई कृपाण की रोशनी को देखा और अपनी उंगली हल्के से हिलाई। धमाका! कृपाण की रोशनी शून्य लोक में सीधे बिखर गई। छी! यश ने मुंह भर खून थूका। उसका शरीर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह था और वह अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ते हुए शून्य लोक में एक परवलय बना रहा था। हालांकि इस जन्मजात आत्मा शरीर में ओंकार की पूरी साधना नहीं थी, फिर भी यह जन्मजात लोक के 5वें स्तर की शक्ति तक पहुंच गया था, जिससे उसका मुकाबला करना पूरी तरह असंभव हो गया था। बस एक उंगली के झटके से यह उसे घायल कर सकता था, उसका सीधा सामना नहीं कर सकते। भाग जाओ! अगर वह एक साधारण अर्जित लोक मार्शल आर्टिस्ट होता तो ओंकार की एक उंगली का वार उन्हें खूनी धुंध में उड़ाने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि यश अलग था। उसका भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और हेमंत से अभी अभी लिया गया पृथ्वी आत्मा कवच इस दोहरी सुरक्षा के तहत उस भयंकर उंगली के प्रहार से उसके मुंह से केवल खून निकला और उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी।
यह सोचकर यश ने उस उंगली के प्रहार से उत्पन्न प्रतिक्षेप बल का उपयोग करते हुए बलपूर्वक एक सच्ची ऊर्जा इकट्ठा की और धनुष से निकले तीर की तरह घने जंगल की गहराइयों की ओर चल पड़ा। एक साधारण अर्जित लोक चींटी एक जन्मजात लोक विशेषज्ञ से बचने की कोशिश कर रही है। कैसी कल्पना है। यश की हरकतों को देखकर ओमकार ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। फिर उसका शरीर थोड़ा कांपा और एक शक्तिशाली जन्मजात ऊर्जा बाहर निकली। फिर उसने जमीन पर अपना पैर पटका और उसकी आकृति प्रकाश की एक धुंधली रेखा में बदल गई जो तेजी से यश की ओर दौड़ी। धमाका धमाका। ओमकार अपने चारों ओर शक्तिशाली जन्मजात क्यूई के साथ किसी प्राचीन पशु की तरह सरपट दौड़ रहा था। जो भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत करता उसकी क्रूर शक्ति से तुरंत चूर चूर हो जाता। घने जंगल से भागते समय यश को बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता था। वह बलपूर्वक उन्हें तोड़ सकता था, लेकिन इससे कुछ देरी अवश्य होती, भले ही वह बहुत कम 1 या 2 सेकंड से भी कम क्यों न हो। हालांकि ओमकार की अद्भुत गति के साथ वह उस क्षण में निश्चित रूप से गति पकड़ सकता था, इसलिए उसे चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि एक चक्कर लगा रहा था जबकि दूसरा बिल्कुल सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा था और दूसरे की गति पहले वाले से कहीं अधिक थी। यह स्पष्ट था कि उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। धिक्कार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई ऐसा मार्शल आर्ट होता जो मेरी गति बढ़ा सकता। यश अपने पीछे की हलचल को साफ महसूस कर सकता था और उसे एहसास हुआ कि उसके और ओमकार के बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही है। इस रफ्तार से वह 3 मिनट से भी कम समय में ओमकार द्वारा पकड़ा जाएगा और नतीजा निस्संदेह एक भयानक मौत होगी। ठीक है, क्या मेरे पास एक गहन श्रेणी का निम्नस्तरीय गति मार्शल कौशल 9 छाया चरण नहीं है? यश को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपने स्पेस बैग से एक प्राचीन गुप्त मैनुअल निकाला। नीलामी में सीनियर त्रिलोक के अनुसार यह 9 छाया चरण दुश्मनों से बचने या घात लगाने के लिए सबसे उपयुक्त गति मार्शल कौशल है। इसे साधने के बाद कोई न केवल गति को काफी बढ़ा सकता है, बल्कि दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए कई भ्रम भी पैदा कर सकता है। यह सोचकर यश अपने हाथ में मार्शल दाओ गुप्त मैनुअल पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भागता रहा। तुरंत ही उसकी दृष्टि में गहन और जटिल विषयवस्तु की रेखाएं प्रकट हुईं। 9 छाया चरण गहन श्रेणी का निम्नस्तरीय गति कौशल। 3 लोकों में विभाजित। पहला लोक गति को 3 गुना बढ़ा सकता है और 2 भ्रम पैदा कर सकता है। दूसरा लोक गति को 6 गुना बढ़ा सकता है और 5 भ्रम पैदा कर सकता है। तीसरा लोक गति को 9 गुना बढ़ा सकता है और 8 भ्रम पैदा कर सकता है। 9 छाया चरण वास्तव में एक गहन श्रेणी गति युद्ध कौशल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। यह वास्तव में गहन है, मेरे स्वप्नसमान मायावी चरण से कहीं बेहतर। यश की निगाहें बिजली की तरह तेज थीं क्योंकि उसने अपने हाथ में गुप्त नियमावली को तेजी से देखा और 2-3 सांसों में उसकी सामग्री पढ़ ली। हालांकि उसने एक नज़र में 10 पंक्तियां पढ़ लीं, लेकिन सारी सामग्री बिना किसी चूक के उसके मन में गहराई से अंकित हो गई। उसने गुप्त नियमावली को वापस अपने स्पेस बैग में डाल दिया और प्रशंसा से मुंह भास्कर लिया। अगर मैं 9 छाया चरणों की सफलतापूर्वक साधना कर पाया तो ओमकार से बच निकलने की संभावना 30% बढ़ जाएगी। यश की गहरी आंखों में उत्साह की एक झलक उभर आई। बचने की 30% संभावना शायद ज्यादा न लगे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि 9 छाया चरणों को समझे बिना ओमकार जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से बच निकलने की यश की संभावना 1% से भी कम थी। समझना शुरू करो।
यश ने पीछे से पीछा कर रहे ओमकार को अनदेखा करते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। उसने अपना मन शांत रखा और 9 छाया चरणों को समझना शुरू कर दिया। हालांकि वह 9 छाया चरणों की साधना विधि का केवल मन में ही अनुकरण कर सकता था, लेकिन वह इसे व्यक्तिगत रूप से आजमा नहीं सकता था, क्योंकि पीछे से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ उसका पीछा कर रहा था। यह बच्चा क्या कर रहा है? युद्ध के दौरान एक युद्ध कौशल को समझ रहा है। ओमकार, जो यश के पीछे चल रहा था, ने उसके अजीब व्यवहार को देखा और उसकी भौहों के बीच तुरंत संदेह का एक संकेत दिखाई दिया। फिर मानो कुछ महसूस कर रहा हो, उसके उदास चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। उसके पीछा करने पर यश को वास्तव में एक मार्शल स्किल समझने का मौका मिला। यह उसके प्रति एक घोर उपेक्षा और अपमान था। तू कमीना, मर जा! ओमकार गुस्से से दहाड़ा और अपनी दोनों उंगलियां हवा में उठाईं। तुरंत जन्मजात सुरक्षात्मक आभा की एक धारा तीर की तरह शून्य क्षेत्र में एक भयंकर प्रक्षेपवक्र को चीरती हुई यश की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। छी! यश ने मुंह भर खून थूका और उसकी पीठ तुरंत खून से लथपथ हो गई। जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के एक विशेषज्ञ के एक ही प्रहार की शक्ति बहुत भयानक थी। हालांकि उसका भौतिक शरीर मजबूत था और उसके पास पृथ्वी आत्मा कवच, एक उच्च श्रेणी का खजाना कलाकृति था जो उसकी रक्षा को बढ़ाता था, फिर भी वह इसका सामना नहीं कर सका। एक हल्का प्रहार उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि यश अपनी चोट के कारण घबराया नहीं। वह शांत रहा, लगातार अपने मन में 9 छाया चरणों की साधना विधि का अनुकरण करता रहा और अपने शरीर पर पड़ने वाली जन्मजात सुरक्षात्मक